अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। गप्पे कम लगाते हैं। अटेंटिव हो, कोई मसला मसाइल तो नहीं, शुरू कर लें। यार इंटरेक्टिव रहे ना, ये चुप करके ना बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं कंप्यूटर से बातें कर रही हूँ। रिकॉर्डेड सेशन बहुत ही बोरिंग होते हैं। ओके तो जी डॉक्टर, आपको सुन रहे हैं। ओके अच्छा, ओब्स इन्वेस्टिगेशन जो है ना आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके क्लिनिकल एग्जाम का। क्लिनिकल एग्जाम जब मैं बोलती हूँ तो इससे मुराद ये होगा कि वाइवा, आप इसे लॉन्ग केस बोलें, आप इसे क्लिनिकल एग्जाम बोलें या आप इसे वाइवा बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें जब आप हिस्ट्री ले लेते हो ना, एग्जामिनर बैठा होता है, पेशेंट बैठा होता है, हिस्ट्री ले लिया आपने, हिस्ट्री लेने के बाद आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया। ठीक है, एग्जामिन करने के बाद फिर आप एग्जामिनर के पास जाते हो और इन्वेस्टिगेशन पूछते हो। शुरू के 30 मिनट में ये सारा काम करना होता है। ठीक है, शुरू के 30 मिनट में यूजली मीन्स 10-12 मिनट में अगर आपने पेशेंट से हिस्ट्री ले ली है, 10-12 मिनट में आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया है, तो 24 मिनट में ये एक्टिविटी पूरी हो गई। तो बाकी के जो 6 मिनट है ना, उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन पूछनी होती है। ठीक है, फिर आगे फिर अगला हाफ या 30 मिनट शुरू हो जाते हैं जिसमें आपने हिस्ट्री सुनानी है और एग्जामिनर ने वाइवा देना है। ऐसा ही होता है ना। तो ये सेशन जो है वो कंटिन्यूशन है मेरे ABC ऑफ FCPS वाइवा एग्जाम का जो सेशन था उसकी, क्योंकि उस सेशन में मैंने हेड टू टो सब बातें बता दी हैं कि एग्जाम कैसा होता है वाइवा का, ड्यूरेशन क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और कैसे उस पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है और कैसे एग्जामिनर को सुनानी है। ठीक है, तो आई एम होपफुल वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुन लिया होगा। वैसे भी मैं देख रही थी उसके व्यूज जो हैं वो कोई 1600 हो गए हैं, तो कुछ दिनों पहले इतने नहीं थे। तो आई एम होपफुल कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने वो बेसिक वाइवा सेशन सुन लिया होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसकी कंटिन्यूशन है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या करें। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो बेसिकली हर केस की डिफरेंट ही होगी ना, हाइपरटेंशन की डिफरेंट होंगी, डायबिटीज की डिफरेंट होंगी, एनीमिया की डिफरेंट होगी। ठीक है, कार्डियक की डिफरेंट होगी, थायराइड की डिफरेंट होंगी, ट्विन की डिफरेंट, APH की डिफरेंट, ब्रीच की डिफरेंट, मतलब जो भी ऑप्स के केसेस हैं। और इसी तरह हम अगर जाएं गायनी केसेस में तो उसकी डिफरेंट होगी। लेकिन कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं जो कि दोनों केसेस में होती हैं एक जैसी। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑल्दो हिस्ट्री टेकिंग ओरिएंटेशन सेशन जो है वो अलग से होगा। ठीक है, ये बेसिक वाइवा सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी जब मैं हाइपरटेंशन आपको समझाऊंगी तो एकदम से हम इन्वेस्टिगेशन पे जंप तो नहीं करेंगे। हम बेसिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री को टच करेंगे कि कैसे हिस्ट्री लेते हैं, बट डज नॉट मीन कि वो सारी कंप्लीट होगी, क्योंकि ये एक अलग से पहाड़ है, अलग से 2-3 घंटे की एक्टिविटी है कि हिस्ट्री लेनी कैसे है और होती क्या है। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का, MS, FCPS और MCPS तीनों के लिए। ठीक है, हर केस की जो होती हैं कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये है कि मैटरनल इन्वेस्टिगेशन अलग से, फिटर अलग से। ठीक है, और अगर वो आपने उसका सिजेरियन सेक्शन करना है तो फिर एनेस्थीसिया रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन अलग से। तो दो मेन हेडिंग है, बेसिक और स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक में अलग से 3 चीजें आएंगी, फीटल, मैटरनल और एनेस्थीसिया रिलेटेड इफ इंडिकेटेड। ठीक है, अब ये पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसलाइन है। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो 5 होती हैं, जैसे ब्लड ग्रुप का पूछना, कंप्लीट ब्लड काउंट का पूछना, वायरल मार्कर्स का जिसमें हम हेपेटाइटिस B और C करते हैं, कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन का पूछना, और रैंडम ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये 5 इन्वेस्टिगेशन है बेसिक इन्वेस्टिगेशन। कोई भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, उसकी ये 5 इन्वेस्टिगेशन होनी होनी। ठीक है, आप भी पूछते हो, बट प्रॉब्लम वहां होती है जब एग्जामिनर जस्टिफिकेशन मांग ले कि क्यों मांग रहे हो। फिर आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि
बेसिकली मैडम ये जो है जनरल हेल्थ असेसमेंट के लिए करना है और ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, तो दैट इज माय रीजन। ठीक है, ये रीजन नहीं देनी होती, आपने कुछ ना कुछ और मसाला लगाना होता है। ठीक है, जैसे आप ब्लड ग्रुप या आरएच का पूछ रहे हो और वी आर वेरी स्पेसिफिक टुडे फॉर ओब्स केसेस, तो हमें क्या उसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में तो ब्लीडिंग इवेंट्स होने ही होने, शी कैन डेवलप एपीएच या पीपीएच, तो वी मस्ट नो अबाउट हर ब्लड ग्रुप। ठीक है, कैंडिडेट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती है, आल्दो अब नहीं है, क्योंकि अगर आपके पेशेंट वाकई नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे। वो एग्जामिनर तो को ये भी सब समझाना पड़ेगा कि मैं इस पेशेंट की बात नहीं कर रही, और राइट नो ये एनीमिक भी नहीं है, ये इसको कोई और बीमारी होगी, मे भी चले, बट जस्टिफिकेशन में आपने इस तरीके से अल्फाज का चुनाव करना है कि फंसे मत। ठीक है, शी लेटर ऑन शी मे नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज डिलीवर तो होना है, दो ही रूट है डिलीवरी की, सिजेरियन या एसवीडी। although we can anticipate PPH, लेकिन समटाइम वी कैन नॉट एंटिसिपेट। ठीक है, टीयर आ गया या सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो गई। चले, दूसरी जो इसकी जस्टिफिकेशन है वो ये है कि अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ जाता है तो फिर भी, क्योंकि प्रेग्नेंट है, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए फिर हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, और फिर बच्चे के लिए कि उसको कैसे मॉनिटर करें, प्राइमी है तो उसमें कैसे करें, मल्टी है तो उसमें कैसे करें, अम्यूनाइज्ड तो नहीं है, और अगर नॉन अम्यून है तो फिर कैसे मैनेज करें। ठीक है, कभी भी इसको ब्लीड ट्रॉमा वगैरह तो नहीं, हिस्ट्री नहीं हुई, या एपीएच तो नहीं, और इसको कभी एपिसोड हुई और वो अनकवर्ड तो नहीं गई विदाउट एंटीडी। ठीक है, और हाउ वी कैन प्रिवेंट इम्यूनाइजेशन, हमने इसको रेडअप के लिए देखना है या आफ्टर डिलीवरी देखना है, और अपनी जो डिलीवरी है पेशेंट की वो ऐसे कंडक्ट करनी है कि मिनिमम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड कंटेमिनेशन हो फीटो मैटरनल, लाइक मैनुअल जो है वो नहीं करना, प्लेसेंटा रिमूवल ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो करना पड़ता है, या सिजेरियन करते हुए जो है एब्डोमिनल स्पॉन्जेस यूज करेंगे, और अननेसेसरी जो है मैनुअल रिमूवल इवन इन सिजेरियन सेक्शन में भी नहीं करेंगे, ब्ला ब्ला। ठीक है, वो तो आरएच नेगेटिव का जब हम केस लेंगे तो उसको डेडिकेटेड हम कर लेंगे, बट ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर की जो जस्टिफिकेशन है वो प्रेगनेंसी में ये है कि पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकती है ट्रांसफ्यूजन के लिए, इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा, अगर नेगेटिव आता है तो सर्टन फीटल मैटरनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, अगर एग्जामिनर इंटरेस्टेड हुआ तो वो बता पूछ लेगा कौन सी, अदरवाइज अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो फिर आप खुद से पंगा मत लें। ठीक है, तो आपने ना कम बातें करनी है, वाइवा में जितना कम बोलो ना, जितना जरूरी हो उतना बोलें, प्लीज डू नॉट वॉलंटियर योर नॉलेज। और जो आपके सामने बैठे हैं वो तो ये सोच रहे होते हैं कि कोई आपके मुंह से बात निकले और इररेलेवेंट हो अगर आपके केस से, तो फिर वो तो केस तो एक साइड पे रह जाएगा और आपकी बातें कहीं और चली जाएंगी। दिस इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने केस को जो है टू द पॉइंट रखें, उल्टी सीधी बातें मत करें और टाइम पे उसको एंड करें। ठीक है, और बच्चा जो है वो डिलीवर करा के कॉन्ट्रासेप्शन माँ को दे के आए, दिस इज ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाइम की फिक्र आपको होनी चाहिए। ठीक है, आवाज तो कोई मसला तो नहीं है बच्चों? नो मैम। नो मैम। ओके, चले तो अच्छा, तो एक तो ये ब्लड ग्रुप हमें वैसे ही हर बंदे का पता होना चाहिए, और चूंकि प्रेगनेंसी है तो फिर ये कि दो रीजंस एडिशनल हैं, तो ये दो एडिशनल रीजंस बताएंगे एग्जामिनर को, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे। अच्छा, कंप्लीट ब्लड काउंट एक अगेन बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है, हीमोग्लोबिन से हम डायग्नोज कर लेंगे एनीमिया है या नहीं, इवन सब क्लिनिकल टोटल लिकोसाइट काउंट में हम देख सकते हैं कोई इन्फेक्शन या कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो नहीं है, प्लेटलेट हम इम्पोर्टेंट है, और प्रेगनेंसी में तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है 10%। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अगर हाइपरटेंशन के साथ आ गई तो हेल्प तो नहीं है, सवेयर प्रीक्लम्शिया तो नहीं है। ठीक है, और फिर इससे आपकी जो मैनेजमेंट है वो इम्पेक्ट होगी। तो कंप्लीट ब्लड काउंट में जो इसके फीचर्स हैं, इस सीबीसी के जो कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट की एक अपनी कहानी है, एचबी की अपनी कहानी है, टीएलसी की अपनी कहानी है, प्लेटलेट की अपनी कहानी है। ठीक है, इंडिसेस की अपनी कहानी है, और हर कहानी की अपनी जस्टिफिकेशन और रीजनिंग है अपार्ट फ्रॉम दिस के ये जनरल हेल्थ असेसमेंट के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको पॉजिटिव मिल जाए ना, कोई भी चीज, जैसे आपका पेशेंट को एनीमिया निकल आया,
राइट। अगर आपने पेशेंट ने बोला नहीं कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या इजी फटीगनेस है, और उसने नहीं बोला कि सिंपल हाइपरटेंशन का था, बट एग्जामिनर ने आपको एचबी दे दिया 8, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि आपने तो पेशेंट से हिस्ट्री नहीं ली एनीमिया की, ना पेशेंट ने दी, बट एचबी आपके सामने है। तो जब भी आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री आपको एग्जामिनेशन करते हुए पहले पॉजिटिव मिले, या एग्जामिनर आपको इन्वेस्टिगेशन दे दे जिससे एनीमिया नजर आए, ठीक है, तो आप जो है, इफ यू हैव इवन 1 मिनट एक्स्ट्रा, हालांकि हिस्ट्री ले चुके हो, इफ यू हैव इवन 1 मिनट एक्स्ट्रा, आस्क एग्जामिनर कि मैं पेशेंट के पास जाके बातें कुछ स्पेसिफिक हिस्ट्री ले सकता हूँ। तो मेरे पेशेंट का तो एचपी जो है 8 है, इसलिए ठीक है। तो एग्जामिनर अगर इफ यू अलाउ यू, तो आप जाएं, उससे पूछें दोबारा से एनीमिया रिलेटेड स्पेसिफिक हिस्ट्री अब ऐड कर लें कि पानी कहाँ से पीती हो, मलेरिया तो नहीं हो गया, ठीक है, या जो भी है, डाइट कैसी है आपकी, ओरल अल्सर्स फलाना ढमकाना, वो एनीमिया के केस में कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा टिप है कि आप इस चीज को ओवरलुक नहीं कर सकते कि पेशेंट ने नहीं बताया एनीमिया तो उसको नहीं एनीमिया। अगर पेशेंट आपको बता दे मुझे समहाउ आईवीआरएल लगा है, इट्स मीन एनीमिया की हिस्ट्री लेनी चाहिए थी आपको, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप अगर एग्जामिनेशन में बोल रहे हो पेशेंट का पेलर पॉजिटिव है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वेयर इज एनीमिया हिस्ट्री, ऑल्दो वो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है। या अगर एग्जामिनर ने एनीमिक एचबी दे दिया है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, वेयर इज एनीमिक हिस्ट्री। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आप इसको एड्रेस भी करोगे, इसकी हिस्ट्री भी लोगे, और ऑब्वियसली हिस्ट्री स्पेसिफिक चीजें निकलेंगी तो ही उनको मैनेज करोगे ना, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट सीबीसी। फिर रैंडम ब्लड शुगर। अब रैंडम ब्लड शुगर की भी एक अपनी कहानी है। डायबिटीज की जो एसओजीपी गाइडलाइन है, या जो हमारी अपनी गाइडलाइन है, या इवन डब्ल्यूएचओ की भी जो गाइडलाइन है, वो डायबिटीज जो एशियंस हैं, या मोटे पेशेंट हैं, या प्रेग्नेंट हैं, या पीसीओ है, कभी बाय डिफॉल्ट उनकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आरबीएस नहीं होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। टाइम बाउंड नहीं है तो आइडियल तो जो है वो 75 ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही है। मतलब अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है ना, आई थी वो थायराइड के साथ, कार्डिक पेशेंट थी, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज एशियन, तो अगर कोई भी आइडियल टेस्ट है उसके शुगर को देखने के लिए, तो वो रैंडम नहीं है, वो ओजीटीटी ही है। यू मस्ट नो अबाउट इट। आप नहीं कराते, आपका पास मैन पावर नहीं है, हॉस्पिटल की अपना प्रोटोकॉल या पॉलिसी नहीं है कि वो नहीं करते, दैट इज अनदर थिंग। तो इफ एग्जामिनर आस्क के रैंडम ब्लड शुगर लेवल होनी चाहिए इस पेशेंट की, या 75 ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए 75 ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है। हाई रिस्क पॉपुलेशन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट दोनों वो ओजीटीटी ही है, ठीक है। ट्राई करें एग्जाम में ना आप एब्रीवेशन ना यूज करें, मतलब ओजीटीटी ना बोले, आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही बोलें, ठीक है। ये भी एक अच्छी आदत है, कोई पल्लू से बांध दो, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर कहता है नहीं ओजीटीटी नहीं हुआ तो रैंडम मांग लें, ठीक है, जो भी अवेलेबल है। अगर पेशेंट एडमिटेड है तो फास्टिंग मांग लें, ठीक है। अगर पेशेंट ऑलरेडी जो है डायबिटिक है, तो फिर आप 6 ब्लड शुगर लेवल मांग लें जो उसके हो रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन डायबिटीज प्रोफाइल में हम अलग से कर लेंगे। कमिंग टू दैट पॉइंट कि आरबीएस मांगनी है, एफबीएस मांगनी है, या ओजीटीटी मांगना है, अगर पेशेंट हाई रिस्क है ओजीटीटी मांगे, क्योंकि रैंडम या फास्टिंग नॉर्मल भी निकल आए तो यू कैन नॉट एक्सक्लूड डायबिटीज अंटिल अनलेस आप उसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। सेंसिटिविटीज एफबीएस की 75 है, आरबीएस की 40 है, जीसीटी जो अब नहीं करते 75 है, ओजीटीटी की है 100%, तो आपने 100% वाली मांगनी है। अच्छा, कुछ एग्जामिनर नाराज हो जाते हैं कि पेशेंट मोटी भी नहीं है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, साइकिल भी रेगुलर है, पीसीओ भी नहीं है, ये जो है क्या आप हर पेशेंट की कराते हैं ओजीटीटी? तो फिर आपके ना एग्जाम एक आइडियल सिचुएशन है, आइडियली तो मैडम ओजीटीटी होना चाहिए, ठीक है। बट इन आवर सेटअप हम मजीद जो है सर्टन लिमिटेशंस अप्लाई करते हैं ओजीटीटी कराने के लिए, ठीक है। जैसे पहले पेशेंट को कभी जेस्टेशन डायबिटीज हुआ हो, या बीएमआई ज्यादा है, या फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, या आपको लगता है कि जो है कोई और ऑटोइम्यून कंडीशन है, थायराइड साथ में आ रहा है, तो कहीं डायबिटीज भी ना हो, ठीक है। तो
आरबीएस अगर अवेलेबल है आरबीएस मांग लें, ठीक है। आरबीएस नहीं है या आपने खुद से मांगना है तो ओजीडीटी मांगे, सबसे अच्छा टेस्ट ओजीडीटी है। एडमिटेड पेशेंट का फास्टिंग करा लें इफ ओजीडीटी इज रिफ्यूज्ड, ठीक है। इफ ओजीडीटी इज रिफ्यूज्ड तो सेकंड बेस्ट टेस्ट जो है इन आवर सेटअप वो फास्टिंग है, क्योंकि पेशेंट एडमिट है तो उसे कहेंगे भाई सुबह जो है नेहारमू अपना ये टेस्ट करा ले, और वो भी स्टाफ ही कर लेगी ग्लूकोमीटर से, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर हम थ्योरेटिकली देखें ना, व्हेनेवर पेशेंट रिफ्यूज ओजीडीटी तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो HbA1c है, ठीक है। ये थ्योरेटिकली आपको बताना चाहिए। और दूसरा ये कि एक पेशेंट है जो कि आपको लगता है डायबिटिक है और उसका ओजीडीटी नॉर्मल आ जा रहा है, इवन 100% ये टेस्ट सेंसिटिव है लेकिन ये नॉर्मल आ रहा है, और आपको लग रहा है पॉलीहाइड्रोमियाज है, बच्चे में VSD नजर आ रहा है, या माँ में ग्लाइकोज्यूरिया भी है, हाउ इट इज पॉसिबल ओजीडीटी इज नेगेटिव, तो फिर आप किधर क्या करो, फिर आप कहोगे डायबिटीज नहीं है, फिर आप उसको काउंटर चेक करो कि जब इसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हुआ तो बीमार तो नहीं थी, पेट तो खराब नहीं था, ये ना हो कि वो जो उसने ग्लूकोज पी है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुई, ठीक है, मोशन लगे हुए थे। या पेशेंट को पेशेंट जो थी वो ये सोच के कि मेरा ओजीडीटी होने वाला है और हफ्ते से डाइटिंग कर रही थी, ठीक है, तो वो उसकी जो है प्री रेक्विजिट नहीं पूरे करते, वो उसकी सेंसिटिविटी कम कर देंगे। और ओजीडीटी में भी एक मसले नहीं होंगे, WHO का अपना ओजीडीटी है, ACOG का अपना ओजीडीटी है, SOGP का अपना ओजीडीटी है, और नाइस का अपना ओजीडीटी है। एक पेशेंट जो कि हाई रिस्क है आपके पास सामने बैठा हुआ है, आपको लगता है इसको शुगर है, अगर आप उसको नाइस के ओजीडीटी टेस्ट पे देखते हो उसका फास्टिंग 5.6 है, इस आप वो 5.5 आ गई तो नाइस के मुताबिक तो वो डायबिटिक नहीं निकली, बट अगर आप WHO का देखते हो या SOGP का देखते हो तो वो 5.1 है, और ये 5.5 है तो ये तो फिर निकल आई, ठीक है। तो आपने देखना है आप क्लासिफिकेशन कौन से यूज कर रहे हो। तो इन वाइवा हालांकि थ्योरी में हमने नाइस की क्लासिफिकेशन यूज की थी हर MCQ में 5.6 7.8 वाली, बट वाइवा में हम WHO की चूज करेंगे, ठीक है। WHO जो है ना वो हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए ही है, नाइस के पास तो जहाँ ये डेवलप हुई है उन लोगों का जो मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक पैटर्न है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिफरेंट है हमसे, इसलिए हम उनकी कट ऑफ वैल्यूज अपनी पॉपुलेशन पे नहीं अप्लाई करते, तो हम फिर WHO के मुताबिक ही अपना शुगर ट्रीट करने वाले हैं इन डायबिटीज, ठीक है। ये अनदर टिप, ओके। तो कंप्यूटर एग्जामिनेशन में आपने मांगना है बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल अपीयरेंस और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस पे अच्छा वैसे ये मांगना क्यों है, इसकी इस टेस्ट के मांगने की जस्टिफिकेशन बता रही हूँ कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कॉमन होता है प्रेगनेंसी में ना, ठीक है, उसको ट्रीट करना है, अगर नहीं ट्रीट करोगे तो बेटम लेबर और पायलोनेफ्राइटिस ऐसी मुसीबतें खड़ी हैं, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हर ट्राइमेस्टर में कल्चर कराना पड़ता है, ठीक है। और अनदर थिंग अगर कल्चर पे GBS आ गया तो फिर प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक चेंज हो जाएंगी वो लेबर में, ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंस है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन की। अपार्ट फ्रॉम दिस के ये बेसिक हेल्थ पैरामीटर है, इसकी जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है प्रेगनेंसी में वो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया, और इफ शी इज हैविंग एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोरिया जिसका जो इंसिडेंस या प्रेवलेंस है 8 to 12% तक है, तो फिर इसको अगली मुसीबतें हैं प्रेटम की और पाइलो की और इंट्रापार्टम GBS प्रोफाइलेक्सिस की, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर एग्जामिनेशन कराने की जस्टिफिकेशन ये है कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में हम सिर्फ ये नहीं देख सकते कि प्रीक्लैम्सिया है या नहीं, हम ये भी देख सकते हैं कि नेफ्रोटिक तो नहीं है, CKD तो नहीं है, हम ग्लाइकोज्यूरिया देख सकते हैं, इसकी बेस पे हम प्लान कर सकते हैं फर्दर डायबिटीज रिलेटेड टेस्ट, ठीक है। तो ये है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाने की जस्टिफिकेशन। जब भी कंप्यूटर एग्जामिनेशन में पस्टल्स आ जाएं आप एग्जामिनर से पूछें कि ये मिड स्ट्रीम है, अगर वो मिड स्ट्रीम है और उस पर भी 5 या उससे ज्यादा पस्टल्स हैं तो फिर आपने कल्चर और सेंसिटिविटी मांगनी है या आपने मांग लेनी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जामिनर आपको दे, वो यही कहेगा कि या तो हुई नहीं या भेजी नहीं या आई नहीं, बस आगे चले जाएं, बट मांगना हुज्जत है, ये आपने पूरी करनी है। अच्छा, वायरल मार्कर्स में जो है हेपेटाइटिस B सर्वसेंटेज जेनुरेंटिक HCV कराना है, ठीक है। HCV इसलिए कराना है, हालांकि यूनिवर्सल नहीं है बट हमारे यहाँ प्रीवेलेंट है, ठीक है। तो इस टेस्ट की जो जस्टिफिकेशन है कि हेपेटाइटिस कॉमन है पाकिस्तान में और प्रेगनेंसी में भी। दूसरा ये कि जो है B जो है
वो वर्टिकल ट्रांसमिशन है, फिर स्टाफ प्रोटेक्शन है, फिर वो उसको नहीं पता तो उसकी फैमिली को बताना है, एसटीडी भी बनता है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बतानी है, कंगा बुरशी चीजें अपनी अलग इस्तेमाल करे, और उससे पूछना भी है कि कोई काले पखाने या पेट तो नहीं फूला हुआ, खून वगैरह सही जम जाता है। तो अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो जाता है, पेशेंट बता दे, उसी वक्त उसको उसके बारे में 2-4 बातें कर लें कि आपने क्या करना है। ठीक है, आपको कोई सिम्टम तो नहीं है सीएलडी वाले, या आपको पता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम दिस डिजीज, वो साथ ही काउंसलिंग के लिए 1-2 बातें ऐड कर दें जब व्हेन यू आर टेकिंग हिस्ट्री। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है कि यू आर केयरिंग डॉक्टर, सिर्फ आप डायबिटीज एनीमिया को ट्रीट नहीं कर रहे, एज ए होल पेशेंट को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चीज पॉजिटिव निकल आती है तो कंफर्म करें एलाइजा से। ठीक है, तो एलाइजा इम्पोर्टेंट है। जो किट पे टेस्ट होते हैं वो उनकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है, और एलाइजा पे कंफर्म हो गया तो आप चाहें तो फर्दर टेस्ट ना मांगें, आप मैनेजमेंट के वक्त कहें कि मैं इन्वॉल्व कर लूंगी फिजिशियन को या हेपेटोलॉजिस्ट को, और अगर एग्जामिनर कहे कि व्हाट अदर पॉसिबल टेस्ट, तो फिर आप इसका पीसीआर करवाएं, एलएफटीज देखें, एलएफटीज अब नॉर्मल है, पीटी एपीटी कराएं, लिवर स्कैन, लिवर स्टेटस एसाइटिस देखें, और ओपिनियन लें फ्रॉम हेपेटोलॉजिस्ट। तो ये कंप्लीट जो टेस्ट हैं वो हेपेटाइटिस के ही हो जाएंगे। चलें, तो ये थी बेसिक हमारी इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ मैटरनल, फेटल अभी रहती है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एनीवन? नहीं मैडम, ठीक है, चलें। Ma'am, should we ask about the COVID test? कोविड आजकल बेसलाइन टेस्ट है। कोविड एक्चुअली बेसलाइन टेस्ट इस तरह नहीं है कि हर पेशेंट का करा लें। पेशेंट में अगर नज़ला, खांसी, बुखार नहीं है या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है तो नहीं कराना चाहिए, बट चूंकि हमने एडमिट करना है, हमने बाकी पेशेंट को भी आइसोलेट करना है, तो ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स का प्रोटोकॉल बन गया है कि कोविड पीसीआर कराना है, तो इसलिए आप करवा लें। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन इसकी। Okay, sir. अच्छा, समरी बता रही हूँ जल्दी जल्दी, ये ऑक्स की बुक में डालना था यूनिट, तो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रूटीन होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। रूटीन में वो होती हैं जो कि हर पेशेंट की करनी है ताकि हमें एक जनरल आइडिया मिल जाए। ठीक है, जिसमें ये ब्लड ग्रुप है, कंप्लीट काउंट है, शुगर लेवल्स हैं, हैप बी-सी है, और यूरिन एग्जामिनेशन है। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट में अगेन हम हमारे जो रीजन है वो ये कि ये मैंडेटरी है फॉर एवरी ऑब्स्ट्रेक्टिव एंड गायनिक पेशेंट के लिए। ठीक है, और हम यूजुअली इसे परफॉर्म करते हैं बुकिंग पे, हाई रिस्क है तो 20 वीक पे, फिर 28 पे। ठीक है, और फिर डिपेंड करता है 32 पे, 38 पे, बाकी एनीमिक है। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव यही है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट काइंड एंड नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड, आरबीसीज जैसे डब्ल्यूबीसीज हो गए। ठीक है, डायग्नोज करते हैं एनीमिया भी, सिर्फ एनीमिया नहीं बल्कि इन्फेक्शन भी। ठीक है, और सब क्लिनिकल एनीमिया भी। सब क्लिनिकल एनीमिया के केस में बताऊंगी क्या होता है। एलर्जीज देख सकते हैं, जैसे टीएलसी में अगर देखो ना, टीएलसी ज्यादा आ गया तो मैंने आपको बोला था जो टेस्ट पॉजिटिव हो उसकी मजीद डिटेल मांगनी है, फिर आपने डीएलसी मांगना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ईओसिनोफिल ज्यादा आ गया तो एलर्जी पता चल गई। ठीक है, एंड इट शोज हाउ बॉडी इज डीलिंग विद सम टाइप ऑफ ड्रग्स एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट। ठीक है, और इसके अलावा सर्जरी से पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर जैसे प्रीविया क्रेटा है या प्रीवियस 3 है, उसमें बहुत जरूरी है कि हमने ऑप्टिमाइज करके ही खोलना है। अब 9-10 एच तो नहीं खोलेंगे ना ऐसे पेशेंट को, हम 11-12 पे खोलेंगे। तो सीबीसी के कंपोनेंट्स में हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, ईएसआर है। ईएसआर प्रेगनेंसी में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर गायनी में है तो फिर इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली अगर टीबी की हिस्ट्री है। तो हीमोग्लोबिन असेसमेंट से हम डिटेक्शन कर लेंगे एनीमिया की टाइप्स की, इवन समहाउ थैलेसीमिया पता चल जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एमसीएचसी नॉर्मल होता है। और एमसीएचसी नॉर्मल क्यों होता है, ये अगेन दिस इज योर बाय क्वेश्चन। ये वही बच्चा बता सकता है जिसको एमसीएचसी का फार्मूला पता होगा। बताओ, कोई भी नहीं है? याद करो फिर जाके, वैसे हम एनीमिया में आपको बताऊंगी आप। हाँ, थैलेस हम कहते हैं ना, एमसीएचसी नॉर्मल है तो मैडम थैलेसीमिया की हिस्ट्री इसलिए मैंने ली थी, और अगर एमसीएचसी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपने थैलेसीमिया प्रोफाइल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करनी है। तो बेसिकली व्हाई एमसीएचसी इज नॉर्मल इन थैलेसीमिया,
and it is low in iron deficiency anemia. MCHC है, ये एवरेज HB कंसंट्रेशन है, HB डिवाइडेड बाय PCV, और इसकी नॉर्मल वैल्यू है 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, got your point। देखो एनीमिया में तो चूंकि जो है क्वांटिटी कम है, ठीक है, क्वांटिटी कम है तो इसलिए कंसंट्रेशन भी कम हो गई और MCHC हो गया नॉर्मल, सॉरी कम हो गया, ठीक है। बट थैलेसीमिया में क्वांटिटी तो नॉर्मल है ना, प्रॉब्लम तो क्वालिटेटिव है ना, जीन्स जो ये बी अल्फा जीन्स हैं, चेन्स हैं, वो डिफेक्टिव है ना, तो कंसंट्रेशन तो पूरी मिलेगी, तो इसलिए MCHC नॉर्मल मिलेगा आपको। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम मिलेगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है बेसिकली MCHC, तो वो कम हो गया, लो हो गया, ऑल सेल लाइन लो। आयरन डेफिशिएंसी में यही बोलते हैं ना, MCD भी लो, MCH भी लो, MCHC भी लो, और थैलेसीमिया में MCHC नॉर्मल, क्योंकि जो थैलेसीमिया है वो क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, ये क्वांटिटी बता रहा है टेस्ट, राइट। एक तो मेजर मोटा डिफरेंस ही है, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपका पेशेंट वाकई थैलेसीमिक है तो MCHC कुछ भी हो वो थैलेसीमिक है। इट कैन कंबाइन विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या ये अर्ली हो सकता है, और जितने भी इंडिसेस हैं प्रेगनेंसी में उनकी सेंसिटिविटी कम है, क्योंकि MCV ने बाय डिफॉल्ट प्रेगनेंसी में ज्यादा होना होता है ना। और फिर उस प्रेगनेंसी में तो और मसले हैं, न्यूट्रिशनल एनीमिया, डाइल्यूशनल एनीमिया में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमें बताता है, जो हीमोग्लोबिन है या इंडिसेस हैं, ये हमें बताते हैं एनीमिया भी, क्या एनीमिया है या नहीं, और उसके फर्दर टाइप्स भी, ठीक है। और इससे फिर हम फर्दर मॉनिटरिंग भी डिसाइड कर लेंगे कि हमने इसका रिपीट कब कब कराना है, ठीक है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन हमें इसलिए चाहिए कि हम इसको ट्रीट करेंगे, फिर हमने देखना है कि हमारी मॉनिटरिंग जो है, हमारी थेरेपी जो है इफेक्टिव है या नहीं है। आपने आईवेरन लगा दिया या ओरल दे दी और HB फिर अगेन वही खड़ा हुआ है, तो इसलिए आपने सीरियल फॉलो अप भी करना है HB या रेटिक्स देख के, आगे बताएंगे इसको, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन है। जो आपका वाइवा होता है ना, उसमें जो फर्स्ट एग्जामिनर है उसका काम ही यही है कि हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन से आपसे बातें करना, मतलब आप वो पूछेगा हिस्ट्री में ये बात क्यों पूछी, यू हैव टू जस्टिफाई, और वो आपसे पूछेगा इन्वेस्टिगेशन में ये टेस्ट क्यों करवाया, यू हैव टू जस्टिफाई। ये 11 मिनट में यही सारी हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रोटोकॉल है, ये स्टैंडर्ड है, या ये जो है करानी चाहिए क्योंकि बस ये एडमिट है, ठीक है। आपने स्पेसिफिक बातें भी करनी है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, बाकी RBCs के जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो आपको मिल भी जाएंगी, सारे टेस्ट जो LFT रियल फंक्शन टेस्ट और जितने भी होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपने याद भी करनी है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता अगर आप बोले कि मैडम रेफरेंस रेंज बता दें, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, आपको उसकी नॉर्मल रेफरेंस रेंजेस याद करनी है, थायराइड की याद करनी है, सर्टन हार्मोन है गायनी के केस में, FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्राडायोल, इनके आपने रेफरेंस वैल्यूज भी याद करनी है, LFTs की रेफरेंस वैल्यूज याद करनी है, RFTs की करनी है। तो ये जो टेस्ट हैं जो कि आप रूटीन में देखते हो, आप अगर कहते हो कि हमें रेफरेंस वैल्यूज दें तो हम बताएंगे कम है, ज्यादा या नॉर्मल है, तो वो फिर बुरा लगता है। ऑल्दो इसकी बेस पे पास फेल नहीं होते एग्जामिनर में, आप एकदम से भूल भी जाते हो, आप मांग भी सकते हो, और अगर नहीं आती तो प्लीज जरूर मांग लें, लेकिन आइडियली आपको आने चाहिए, इससे अफेक्ट अच्छा पड़ता है आपका एग्जामिनर पे। इंडिसेस में वही MCV नॉर्मल रेंज क्या है, MCH क्या है, MCHC क्या है, ठीक है। और इनके प्लीज इनके फार्मूलेज याद करने हैं, ठीक है। जैसे ये कंसंट्रेशन है HB की और विद पैक्सेल PCV के साथ, तो दे लव टू आस्क देयर फार्मूला और डेफिनेशन, ठीक है। जो MCV का फार्मूला है या MCH का जो फार्मूला है वही उसकी डेफिनेशन है, अच्छी बात क्या है। बाकी प्लेटलेट का मैं बता चुकी हूँ 10% होता है, इसके अलावा भी तो इसके मसले हैं, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक में कम हो जाता है, DIC में कम हो जाता है, PIH में कम हो जाता है, इन्फेक्शन में कम हो जाता है। पेशेंट अगर किसी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पे है तो कितना इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट, ठीक है। अब हर पेशेंट को तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं मिलती पेरिफेरी में, हम अनफ्रैक्शनेटेड भी लगाते हैं, मतलब APLS का पेशेंट है, नहीं है पैसे LMWH के, तो उसको भगा तो नहीं देंगे कि नहीं ये 800 का डेली इंजेक्शन नहीं लग रहा तो तुम मर जाओ या हमारा बच्चा भी जाए। ऑब्वियसली यू हैव टू डू समथिंग,
आप उसको अनफ्लैक्शनेटेड दोगे, वो सस्ता है, अल्दो उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगा, तो ठीक है मॉनिटर कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाइवा का डिफरेंस है कि आपने हार नहीं माननी। आपके पास अगर प्लान ए नहीं है तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी अवेलेबल नहीं है तो यू मस्ट हैव प्लान सी, ठीक है। ओके, फिर इसके अलावा पेशेंट अगर आईटीपी का केस है तो स्टेरॉइड का रिस्पॉन्स देखना है, ठीक है। और वैसे प्लेटलेट्स जो हैं आयरन डेफिशिएंसी में थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, रिफ्रैक्टरी थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, ये इसका फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप है। तो ये हो गया प्लेटलेट पे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ये क्या होता है, मे बी फॉल्सली डिटेक्ट कर लेता है, मतलब अगर आपको लगता है कि पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिक नहीं है तो आप लैब चेंज करा लें, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्लम्पिंग वगैरह हो जाती है तो इसमें आपने क्या कराना होता है, क्या कराते हो, कौन जवाब देगा। आपको लगता है एग्जामिनर कह रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, आप कह रहे हो नहीं है क्योंकि हिस्ट्री पे भी नहीं है और एग्जामिनेशन पे कोई पेटिकिया नहीं है, ब्रूज नहीं है, कोई मेनोरेजिया नहीं है, तो क्या करना चाहिए। मैनुअल प्लेटलेट, हाँ मैनुअल प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो आपके पास बस जवाब होने चाहिए तैयार। अच्छा ESR प्रेगनेंसी में नहीं कराना क्योंकि वैसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इंक्रीज करती हैं, फीवर में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एनीमिया में ज्यादा हो जाता है, पेशेंट को का जो है लिपिड प्रोफाइल अब नॉर्मल है उसमें ज्यादा हो जाता है। और कम किस में होता है, कम होता है जब इन्फेक्शन है, ठीक है, एलर्जीज हैं, और नहीं कम किस में होता है ये सर। डॉक्टर इन्फेक्शन में तो बढ़ जाता है। सिफिलिस, हाँ हाँ नहीं नहीं एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है, मैंने तो इसकी नीचे सिग्निफिकेंस बताई है, आप बताएं किस में कम होता है। ऑटोम्यून, वो जो HIV उसमें हो जाता होगा। अच्छा निदा, जब हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं ना तो अभी गूगल करो ये सर कब कम होता है, ठीक है, वरना फिर जी ये मैडम। तशनगी रह जाएगी। अच्छा इससे हमें फायदा क्या होता है ESR का, देखो बच्चों प्रेगनेंसी में ESR नहीं बताना, ESR कंपोनेंट है CBC का। जैसे मैंने आपको बोला था ना 5 कंपोनेंट हैं बेसिक हेल्थ प्रोफाइल के, तो आप CBC के भी 5 कंपोनेंट हैं, HB, TLC, प्लेटलेट्स, ESR, ठीक है, और इंडिसेस। तो ये पांच पांच याद कर लो कि 5 बेसिक हैं और फर्दर उन 5 में CBC आता है और CBC के अपने 5 बेसिक कंपोनेंट है, और ये ESR उसका पार्ट है। और रेटिक्स जो है प्लीज इट्स नॉट पार्ट ऑफ CBC। अगर आपने किसी पेशेंट को आयरन दे दिया है एनीमिया के केस में तो मॉनिटरिंग जो है आप उसकी अर्ली रिस्पॉन्स के लिए CBC से नहीं कराओगे, आप इसकी पेरिफेरल फ्रेम से कराओगे और इसी पे रेटिक्स पता चलेंगे, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे मैडम ये मसले हो लिखा जाते हुआ हैं। है, बताऊं हाँ मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। ESR is decrease in poly पॉलीसाइथीमिया, चैट बॉक्स में लिख दो, कुछ नहीं नहीं दिया। एनीमिया में होता है डिक्रीज। इसके अलावा कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, सिकल सेल एनीमिया में भी डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ना आपके गायने के केस में इम्पोर्टेंट है ये सर, कोई एग्जामिनर को ना चिल होती है और पूछने की, although ये सर TB में रेज है दे शुड आइडियली मूव फॉरवर्ड, बट अनदर क्वेश्चन कैन कम, अच्छा ये बताओ फिर डिक्रीज किसमें होता है, अच्छा ये बताओ और कौन सी कंडीशंस है जिसमें इंक्रीज होता है, अच्छा ये बताओ ये होता ही क्यों है, इसका फायदा ही क्यों है, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, और जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको मेरी बात समझ भी आ गई होगी। एक मिनट, दरवाजे पे कोई है।
ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो एएसआर की वजह से हमें ये बातें पता चल जाती हैं, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम और कुछ मॉनिटरिंग करने के लिए, और इवन आफ्टर एटीटी ट्रीटमेंट भी ये सब कम हो जाता है। एटीटी के रिस्पॉन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर आ गया टीएलसी। अब देखें, टीएलसी प्रेगनेंसी में थोड़े ज्यादा होते हैं, अप टू 17 तक। वैसे हम कहते हैं 15 नॉर्मल लिमिट है इनकी, बट 17 तक दे कैन बी इंक्रीज, और ये फिजियोलॉजिकली ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो रीजंस हैं फिजियोलॉजिकल, उसमें स्ट्रेस है, मेंस्ट्रुएशन है, एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन कुछ भी है, दे शुड नॉट बी मोर देन 30। और एबनॉर्मल इंक्रीज कब होते हैं, मतलब पैथोलॉजिकली ज्यादा कब होते हैं? अगर कोई पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो उसमें जैसे बाकी सेल लाइंस कम हो रही हैं, ये भी कम होगा। ठीक है, और इसके अलावा डायूरेटिक्स में कम होता है, एनाल्जेसिक्स होते हैं कुछ एनसेड्स उनमें। ठीक है, और डायबिटीज में। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है प्रेगनेंसी में जिसमें आप टीएलसी कराते हो शौक से, टीपीआर मॉनिटरिंग। वो क्या है? मैडम जी हाँ, प्रॉम लीकिंग। में और ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसमें एग्जामिनर कहता है कि सीआरपी चाहिए या टीएलसी चाहिए, तो उस बहस में नहीं आपने जाना। आप कहें कि दोनों कंबाइन ज्यादा इफेक्टिव हैं। आइसोलेटेड टीएलसी भी जो है प्रेगनेंसी में ज्यादा होता है, रिलायबल नहीं है, और सीआरपी और बहुत से इन्फेक्शन में ज्यादा हो जाता है तो रिलायबल नहीं है। तो किसी भी टेस्ट की को आइसोलेटेड देख के मैं नहीं बता सकती कोरियो ये नहीं, बोथ टुगेदर इम्पोर्टेंट है, इनकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, और बोथ मुझे स्टैटिक भी नहीं चाहिए, मुझे सीरियल चाहिए। अगर किसी और रीजन की वजह से टीएलसी वैसे प्रेगनेंसी में ज्यादा ही होता है, तो अगर वो सीरियल ही ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर तो फिजियोलॉजिकल नहीं है ना, और आपने बाकी चीजें रूल आउट कर ली, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर तो ये प्लेसेंटा ही है। ठीक है, फिर लीकिंग भी पॉजिटिव है, फिर आपने उसको क्लिनिकली कोरिलेट भी करना है कि टेंडरनेस तो नहीं है, फाउल स्मेली डिस्चार्ज तो नहीं है, फेटल हार्ट रेट कैसे हैं, वो हम पी प्रॉम के केस में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैडम, वो ईएसआर वाला मेरा पता नहीं कनेक्शन लॉस्ट हो गया था क्योंकि मैं बोलती जा रही थी और वो मैं मीटिंग से आउट हुई थी। वो मिल गया था आपको? दफा रिपीट ये कर सार दिया में डॉक्टर, मुझे भी आवाज नहीं आई थी। अब फिर आवाज नहीं आ रही। अच्छा देखो, ईएसआर ज्यादा होता है वैसे ही प्रेगनेंसी में। ठीक है, और कुछ और कंडीशन है जिसमें ये ज्यादा होता है, जैसे बुखार हो गया, लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एनीमिया है, और डिक्रीज ये होता है मैम कोविड सिकल में भी सेल ज्यादा होता है ये सर। जी, एंड डिक्रीज कोविड में भी सिकल सेल ज्यादा एनीमिया में। कोविड में भी आ गया, और रोमैटिक डिजीज जो होगी ना कोई भी उसमें भी ज्यादा होगा। नहीं डिक्रीज। डिक्रीज मैडम सिकल सेल एनीमिया में होता है ये, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके अलावा पॉलीसिथीमिया में, ल्यूकीमिया में, और लो प्लाज्मा प्रोटीन्स में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी ये कम होगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, और यही इसकी सिग्निफिकेंस है कि हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन है ये नॉन स्पेसिफिक, अकेले इसकी बेस पे हम नहीं जाते, बट इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारी सिचुएशंस की मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा, बाकी Thank you, हमने ma'am. कहा टीएलसी का हमें नॉर्मल वैल्यूज पता है, हमें ये भी पता है कि कौन सी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि टीएलसी ज्यादा होता है, कौन सी पैथोलॉजिकल है। और अगर लीकिंग का केस है तो फिर सिर्फ अकलौता टीएलसी नहीं मांगना है, सीआरपी भी मांगना है, दोनों मिलके सेंसिटिव होते हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते। ठीक है, और इसके बाद अगर टीएलसी ज्यादा है तो ऑलवेज आस्क टीएलसी। देखो, जब अगर पेशेंट एग्जामिनर कह रहा है कि एनीमिया है, तो फिर आपने उधर की उधर ही एनीमिया प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। आप फिर उसको भूल जाओगे तो फिर आप भूल ही जाओगे। अगर आपको टीएलसी ज्यादा मिल रहा है तो आपने उधर की उधर डीएलसी मांगनी है कि न्यूट्रोफिल क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स क्या है। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव मिल जाता है तो उधर की उधर एलाइजा मांगो, उधर की उधर ही आप एलएफटीज मांगो, वो एबनॉर्मल हैं तो कोएगुलेशन प्रोफाइल मांगो, स्कैन मांगो, लिवर स्टेटस देखो, एसाइटिस देखो। ठीक है, छोड़ो मत, जहां जो चीज पॉजिटिव मिलती है उसको उसी वक्त एंड तक पहुंचा दो। उसको छोड़ोगे कि मैं बाद में पूछ लूंगी ये इन्वेस्टिगेशन लिस्ट कंप्लीट करके, तो फिर वो रह जाती है। ठीक है, अच्छा, फिर आपने
अदर रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए, रैंडम है ग्लूकोज के लिए, ये हम बात कर चुके हैं इस पे। हमने ओजीटीटी आइडियली हमें मांगना चाहिए, लेकिन हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हर पेशेंट का ओजीटीटी कराएंगे तो लैब हमारी ओवर बर्डन हो जाएगी, और हम गरीब मुल्क है, सारी बात है, और बड़े इंपॉर्टेंट काम है। तो प्रोफाइलेक्टिकली या प्रिवेंटिव टेस्ट जो हैं वो इतने हमारे लिए हमारी प्रायोरिटी नहीं होते जितने थेरेपेटिक टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ओजीटीटी के बारे में पूछा जाए कि उसकी रिप्लेसमेंट क्या है, तो HbA1c है, ठीक है। और अगर HbA1c नहीं है तो फिर आपने ग्रेजुअली नीचे आना है कि फास्टिंग मांग लें, चलो 70% सेंसिटिविटी तो है, 100% नहीं भी है, और फिर रैंडम सबसे आखिर में, ठीक है। ओके, फिर अगर आपको लगता है कि पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज की और इन्वेस्टिगेशन आ रही है खराब, तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी रॉन्ग बट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जो है वो सच्चे हैं, ठीक है। तो टेस्ट रिपीट होगा, हिस्ट्री ये नहीं कह सकते कि पेशेंट झूठ बोल रही है। एग्जाम में तो ये कहना ही नहीं, आज तो झूठी पेशेंट भी होती है हमें पता है, बट एग्जाम में नहीं कहना कि पेशेंट झूठ बोल रही है, ठीक है। ये बड़ा बुरा लगता है। और ये जो यूनिवर्सल जो है एक अडॉप्टेड प्रिंसिपल है कि पेशेंट इज ऑलवेज राइट, जैसे कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो पेशेंट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। एग्जाम में तो वो तो फिर प्रिंसेस है ना पेशेंट। अच्छा, फिर यूरिन एग्जामिनेशन में, फिजिकल एग्जामिनेशन में वॉल्यूम, कलर, टर्बिडिटी, पीएच और स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपोनेंट्स हैं। आपको कंपोनेंट्स तो पता होने चाहिए ना। अगर आपने कहा है कि बेटा मुझे कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन दे दे, फिजिकल एग्जामिनेशन बता दें और बायोकेमिस्ट्री, तो एग्जामिनर नेचुरली कैन आस्क व्हाट यू वांट टू सी इन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको तो पता ही नहीं, वॉल्यूम देखना है, कलर देखना है, पीएच देखनी है, ग्रेविटी देखनी है, ठीक है। तो ये बेसिक टेस्ट है, इनके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको आनी चाहिए। और सिमिलरली जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी ईच एंड एवरीथिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। पहले कहाँ कहाँ देखना है, रिफ्लेक्सेस कहाँ कहाँ चेक करनी है, डिलेस कहाँ कहाँ देखना है और होता क्यों है डिले, राइट। थायराइड कैसे चेक करना है, ब्रेस्ट कैसे चेक करनी है, और कहाँ कहाँ किसके नोड जा रहे हैं। क्योंकि ये जो पहला एग्जामिनर है ना, ये वेला एग्जामिनर है, इसका काम ही यही है कि हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से और इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी पूछ ले। और 2-4 मशहूर एग्जामिनर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही, उनका तो काम ही यही है ना, केस जो मर्जी हो बस वो ये रूटीन बातें और बड़े डिटेल में पूछती हैं। तो आप तो डिटेल में पढ़ते नहीं हो, तो ये रूटीन की जो बातें हैं उनको डिटेल में पढ़ो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको कास्ट, सेल्स और क्रिस्टल्स नजर आते हैं, ऑर्गेनिजम्स नजर आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल एनालिसिस में आपको ग्लूकोज, प्रोटीन और नाइट्राइट्स नजर आ जाएंगे। और डबल ग्लूकोज पॉजिटिव है तो ये सिग्निफिकेंट है, कीटोन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्राइट्स सिग्निफिकेंट है। प्रोटीन यूरिया जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको रीनल डिजीज पता चलती है, इसकी स्टेटस पता चलता है। एक्सरसाइज में ये ज्यादा हो जाता है, इन्फेक्शन में ज्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन इसके अलावा ना ये जो विजाइनल इन्फेक्शन हैं इनमें भी ज्यादा हो जाता है, जैसे किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, उसमें प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव होता है, ठीक है। यूटीआई में भी पॉजिटिव होता है। तो आपको इनका जो है किन और नॉर्मल कंडीशंस में ये ज्यादा हो सकते हैं, आपने जरूर देखना है। मतलब एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, आपको प्रीक्लेम्शिया की पड़ी हुई है, उसका +1 प्रोटीन्स आ जाए तो इट कैन बी पॉजिटिव विद यूटीआई विद विजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपने फिर उसको भी देखना है कि मैडम नाइट्राइट्स तो नहीं है, कहीं इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है। अगर यूटीआई की पिक्चर है तो प्रोटीन पॉजिटिव +1 कोई मसला नहीं है, ट्रीट करें यूटीआई को और दोबारा रिपीट करवाएं। अगर नेगेटिव है तो प्रीक्लेम्शिया नहीं है, अगर स्टिल पॉजिटिव है तो फिर आप इसका डिपस्टिक वो जो स्पॉट यूरिन है वो करवा लें, या वो भी नहीं अवेलेबल तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड है वो करवा लें 24 आवर। इसके अलावा सुबह वाला जो यूरिन होता है उसमें प्रोटीन पॉजिटिव होता है, पोस्चर की वजह से, हाइपरटेंशन अगेन एक रीजन है। इसके अलावा कंटामिनेशन विद डिस्चार्ज या यूरिन अगर एल्कलाइन है, अगर पीएच ज्यादा आ रही है, ठीक है। आपने पूछा था ना कि पीएच मैडम दे दें, अगर पीएच ज्यादा आ रही है तो प्रोटीन पॉजिटिव हो सकता है। तो इन चीजों को भी रिलेट करना है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है प्रीक्लेम्शिया में, ये वैसे एग्जाम क्वेश्चन है, who will tell? No one. मुझे भी भूल गया, वैसे ज्यादा होती है कम होती है, बट मुझे ये याद है कि मेरी सीनियर से पूछा था
कि कंप्लीट यूनिट में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है प्रीक्लम्शिया में क्या होती है, आप अपना जो है ओपिनियन दें। खैर उसको भी नहीं आई और इस वक्त मुझे भी नहीं आ रही। ठीक है, कुछ बेसिक स्कैन है ओप्स के, उसमें डेटिंग स्कैन है, नॉर्मली स्कैन है, सीरियल ग्रोथ स्कैन्स हैं, डॉपलर स्कैन है। ठीक है, रुबेला स्टेटस हम नहीं मांगते, लेकिन हाँ, लेकिन अगर एनॉमलीज का केस आ गया तो हम इसे मांगेंगे, क्योंकि हाँ बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, फिर एनॉमलीज के केस नहीं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस, आप कहते हैं ना मैडम मुझे स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो एग्जाम कहता है अच्छा रुक जाओ, मुझे ये बताओ कि क्यों चाहिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। मैडम इसलिए चाहिए क्योंकि वो स्पेसिफिक हैं। ठीक है, दिस इज नॉट योर जस्टिफिकेशन। तो आपका एम ऑब्जेक्टिव ये है भागने का कि टू डिटेक्ट द कॉज ऑफ डिजीज, टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज प्रायर टू एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशन एंड आल्सो इन मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप। इसलिए मुझे ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल, और आपका भी टेक होम मैसेज ये है कि आपने इन्वेस्टिगेशन को की जस्टिफिकेशन को इम्पोर्टेंस देनी है और आपको आनी चाहिए। ठीक है, और कोरिलेट कर लें इसके साथ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। देखें ना, प्रेगनेंसी में कार्डियक वेस्कुलर एग्जामिनेशन कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं, जैसे थर्ड साउंड, कहाँ जेवीपी जा रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वो भी हैं, वो किसी और सेशन में रख लेंगे, बट दे आर इम्पोर्टेंट। मैम अभी आप टॉक्स के लिए कुछ करवाएंगी? आपका आप उसके टॉक्स की तैयारी कर रहे हैं? जी जी क्यों नहीं, अभी सेशन खत्म थोड़ी हुआ है। मेरी पीपीटी नजर आ रही है? नहीं आ रही मैडम। मैम नहीं नजर आ रही। ओके, मारिया कैसी हो? पाकिस्तानी फिर रही हो अभी तक? मारिया हमारी फॉरेनर जो है यस कैनेडियन, मैम, यस मैम। अपनी उर्दू में सुनवाओ मुझे। नहीं मैम, आप बहुत हंसेगी। नहीं नहीं अभी आई लव टू लिसन। अभी 1 साल ज्यादा उर्दू का प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है। अभी दोबारा 1 2 3 वगैरह उर्दू में सीख रही हूँ एज की वजह से। अभी अगर पेशेंट मुझे बोलेंगे आई एम 21 वगैरह, ये भी सीख रही हूँ। अच्छा मारिया, व्हेन आई वाज इन काउंसलिंग। पेशावर, हाँ मैं जब पेशावर में थी ना, मुझे पश्तो नहीं आती थी और पेशेंट पापा इसलिए अच्छा, पश्तो बोलता था, तो मैंने सीखी थी पश्तो, सीखनी पड़ी हाँ थी। हाँ हाँ, सीखनी पड़ती है। तो बहुत आप सारी ना चीजें में थोड़ी मेडिकल बस जो चीजें तो हो जाते हैं, 4 साल में दोस्तों ने मदद की तो फिर हो गए। बट देखिए जैसे जो लोग उर्दू में डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्लेन को बताते हैं ना, तो फिर ये मैं फंस जाती हूँ। अच्छा देखो, वैसे जो सीपीएसपी है ना, वो जितनी मर्जी बदनाम हो, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ना बड़ी अच्छी है। आप से पहले मेरे पास एक स्टूडेंट होते थे, डॉक्टर अलबजूरी ना, अच्छा। तो ही कैन नॉट स्पीक उर्दू, एंड जो उनका पूरा वाइवा था वो इंग्लिश में ही हुआ था, और वो पास भी हो गए थे। जी, मेरी आईएमएम जब मैंने टॉक्स दिया, आईएमएम मैंने उर्दू से शुरू किया, फिर वहाँ पे मैडम खुद बता रहे हैं कि वो आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। हाँ चलो ठीक है। अभी हम लोग ये जो हम लोग ना बड़े हो जो है ना मेहमान नवाज हैं फॉरेन जो है पीपल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जी, ना, तंग नहीं करते उन्हें, that's हम so अपनों good. को ही तंग करते हैं। तो बट लेट्स सी, गुड। अभी टॉक्स पार्ट 2 के लिए अभी रिजल्ट वेट कर रहे हैं थियोरी का।
तो इंशाल्लाह अगर हो जाए फिर तो उसके लिए देखती काउंसलिंग, अगर कोई सेशन है फिर यहाँ वहां मैं फंस जाती। कोई बात नहीं, आप बता दें कि मैं नेपाल से हूँ तो फिर मसला नहीं होगा। जी देखो जी, मुझे मॉरिशस मेरी से। ना इंग्लिश, मेरी ना, हम मॉरिशस से हैं, मुझे नेपाल मिक्स हो गया, मुझे ना कोई इंग्लिश बात अच्छी नहीं। नहीं आती। तो एग्जाम में अच्छा। तो मुझे ना एग्जामिनर ने कहा कि प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, बड़े तंजिया लहजे में बोला, जैसे कोई पता है बड़ा कोई क्राइम है, इंग्लिश नहीं आती बोलने, भाई आती है वही टंग ट्विस्ट हो जाती है। नहीं मतलब हाँ, घर में उर्दू बोलते हैं, स्कूलिंग भी उर्दू में हुई है, पेशेंट भी उर्दू वाले ही मिले जी। हैं, नहीं आती हो क्या मतलब। नहीं नहीं। अ, हाँ। तो मैंने कहा आई एम नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो यस। बेसिक मकसद तो ये है ना कि मेरी पेशेंट एनीमिया ट्विन वाली है, वो मैनेज हो जाए, मैंने कर दिया मैनेज। आई वाज वेरी जी कॉन्फिडेंट और मैंने उर्दू में बता दिया। तो देखें, लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर, ये एग्जाम आइल्स या टोफल का नहीं है। आपने जी जी पेशेंट जी। चंगा करना है, अच्छा करना है, और वो होना चाहिए बाय एनी मीन थ्रू एनी लैंग्वेज। मैं ये कोशिश करती हूँ उस पे। जब मैंने मेरे 4 साल की ट्रेनिंग, पेशेंट भले हंसती है, कह रहे हैं तुम क्या हो, कहाँ से आती हो, उर्दू तुम्हारा कैसा है, मगर वो जवाब दे देती। मैंने कहा बस जो मुझे समझना है आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके, चलो तो आ, थोड़ा सा जो है ब्रीफली बता रही हूँ सेशंस के बारे में। मेरी ये पीपीटी नजर आ जी जी। रही है या नहीं? आ रही है मैम। आ रही है जी डॉक्टर आ रही मेरा। है। अच्छा एक मिनट। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर मेरा? बस यार मैं, मेरे बच्चे तंग कर रहे थे आगे। अच्छा, कोई बात। ओके तो अबाउट कमिंग एफसीपीएस प्रीमियम वाइवा सेशन। ये सेशन बेसिकली दो कंपोनेंट्स में मैंने डिवाइड किया। एक में बेसिक वाइवा सेशन है और दूसरे में है एडवांस वाइवा सेशन। बेसिक से मुराद ये है कि मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अगर वाइवा फेल हो जाता है तो बेसिक भी फेल हो जाते हैं,
और जब आप थ्योरी के साथ वाइवा प्रिपेयर करते हो तब भी आपको बेसिक कोई नहीं बताता, और या फिर आपने अभी थ्योरी क्लियर की है और आपको पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, तो ये 15-20 दिन की जो एक्टिविटी है वो सिर्फ बेसिक वाइवा सेशन पे है। इस पे वी विल लर्न हाउ टू टेक आइडियल हिस्ट्री, हाउ टू मेक गुड डिफरेंशियल्स। जैसे हार्ट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ना डिफरेंशियल होते हैं, एक पेशेंट कहती है कि मुझे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज है, तो उसके डिटेल्स डिफरेंट है ना, पोली, ट्विन, फाइब्राइड, फलाना ढमकाना, ठीक है। या कोई पेशेंट कहती है मुझे ब्लीडिंग है या रेस बीपी है या बच्चे की मूवमेंट नहीं है, तो इन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की कुछ डीडीज होती हैं जो आपने रूल आउट करनी होती हैं। तो बेसिक वाइवा सेशन में हम हिस्ट्री और उन डीडीज को देखेंगे, हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे लेनी है हर केस की, ठीक है। तो यही कुछ करेंगे 1 सितंबर से 20 सितंबर तक। और एडवांस वाइवा सेशन में फिर हम आ जाएंगे मैदान में, फिर रियल एग्जाम सिनेरियोज एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। जो एक्चुअल एग्जाम होता है, जैसे 10 मिनट में आपने हिस्ट्री लेनी है, आई विल बी द पेशेंट विद अ प्रॉपर प्रीवियस एजेंडा, कोई ना कोई एक समरी होगी, कुछ ना कुछ उसमें रिस्क फैक्टर्स होंगे, फिर कैंडिडेट ने लाइव हिस्ट्री देनी है और आई विल टेल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, और फिर वो बताएगा कि मुझे कौन सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्यों चाहिए, दीज आर माई DDs एंड वाई दे आर माई DDs, और फिर हम मैनेज करेंगे। इसके अलावा आपको जो पास केसेस हैं, 200 पास केसेस मेरे पास है अभी, हाल 300 स्टूडेंट्स अभी तक पास हुए हैं, बट 100 भाग गए, दिए नहीं केसेस उन्होंने। आप ना भाग जाइएगा, ठीक है। जब पास हो जाओ तो फिर केसेस देने हैं ताकि आपके जूनियर्स का फायदा हो। तो 200 आपको पास केसेस हैं, एडवांस वाइवा सेशन में मिल जाएंगे, फेल केसेस भी हैं कुछ जो कि आई ओपनिंग केसेस हैं। 3-4 ओपन हाउसेस में मैंने उनको कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। मतलब यूजुअली जब एग्जाम हो जाता है, जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो मैं 2-3 ओपन हाउसेस लेके जो फेल केसेस होते हैं उनको एड्रेस करती हूँ, और उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो फेल क्यों हुए और हमें कैसे उनको पास करना है। तो आपको वो केसेस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है एनीमिया, हाइपरटेंशन, ट्विन और एनॉमलीज के लाइव सेशंस होंगे। एडवांस गायनी केसेस में एबनॉर्मल टाइम ब्लीडिंग, फाइब्राइड, इनफर्टिलिटी, टीबी, प्रोलैप्स, मैलिग्नेंसीज, ओवेरियन मैसेज के लाइव केसेस होंगे। और रिकॉर्डेड केसेस जो होंगे वो मेनोरिया के, एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसीज के, पॉलिप के, मोलर के, वीबीएफ के, टॉपिक के, मैलिग्नेंसीज के, बर्टी मेमोरेजियल के, प्रेगनेंसी विद फाइब्राइड, कार्डियक डिजीज इन प्रेगनेंसी, जॉन्डिस, थायराइड, इन सब के आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वाइवा क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे कि इस केस के क्या वाइवा क्वेश्चन होते हैं। ऑब्वियसली 100 या 200 केसेस सुनने के बाद आपको खुद भी अंदाजा जाएगा कि क्वेश्चन कौन से होते हैं, बट आई विल टेल यू हाउ टू आंसर देम। इसके अलावा जो भी सेशन में असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो उनमें से बेस्ट असाइनमेंट्स होंगी वो भी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगी। तो ये एक्टिविटी होगी 21 सितंबर से 18 अक्टूबर तक, ठीक है। तो कहा जाए तो ये 50 डेज की जो है ये एक्टिविटी है, जिसको मैंने नाम दिया है FCPS प्रीमियम वाइवा सेशन। और कैंडिडेट्स देयर सेल्फ फील डिफरेंस के डे 1 पे वो क्या थे और डे 50 पे वो क्या है। तो जो ये बेसिक सेशन है ना वाइवा का, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है ये इवन IIM के स्टूडेंट्स भी हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए कि आप पेशेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे हिस्ट्री देनी है। तो ये 2 साल में अगर इन्हीं चीज़ों को ड्रिल कर लोगे तो फिर लाइकली इंशाल्लाह एग्जाम जो है वो फर्स्ट गो में निकल आएगा, जैसे ही थ्योरी पास करोगे। और जो क्लिनिकल अच्छा होता है कैंडिडेट, वो थ्योरी में भी बहुत क्लिनिकल क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एड्रेस करता है, जो कि बाकी कैंडिडेट्स कह रहे होते हैं कि तो क्वेश्चन जो है वो सही नहीं है या CPSC पागल हो गई है। वो CPSC पागल नहीं हुई होती, वो क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं और वो दे एक्सपेक्ट कि आपने 4 साल रगड़ा लगाया ट्रेनिंग को, या लगा है आपको रगड़ा तो आपको आने चाहिए। तो ये बेसिक वाइवा सेशन रेजिडेंट्स के लिए है। थ्योरी जिन्होंने अभी पार्ट 2 की फैब में देनी है या दे चुकी है, अभी वेट कर रही है, 10-15 दिन उनके पास है। तो ये बेसिक वाइवा सेशन, डू नॉट मिस इट। अगर आप मिस करते हो, अगर आप अटेंड करते हो और आपको लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो इवन रिफंड पॉलिसी इज देयर, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि आप अपने आप को जो है वो लकी फील करोगे कि शुक्र है ये बेसिक वाइवा की बातें में पता चल गई टाइमली, ठीक है। तो ये है प्रीमियम वाइवा सेशन। यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर डिटेल एंड सब्सक्रिप्शन, ये मैडम नबीना है, इनका नंबर है, ठीक है। और
इसके अलावा टोक्स का भी था, कहाँ गया टोक्स, की लंबी पीपीटी है ये, एक मिनट। कोई क्वेश्चन है तब तक पूछ लें। रिकॉर्डिंग प्रीमियम वाइवा सेशन। एनी क्वेश्चन? डॉक्टर हीरा, अभी ये पूछना चाह रही थी, आपका 18 अक्टूबर तक वाइवा जो है उसका सेशन जा रहा है प्रीमियम का, तो जो है ये पूछना चाह रही थी कि इसका जो वाइवा के जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो इसके बाद एक्सपेक्टेड है, इसलिए 18 तक जा रहा है ये। एक्चुअली मिड अक्टूबर में ही जो है पॉसिबल है कि शायद वाइवा स्टार्ट हो जाए, या उससे आगे ही जाएगा, उससे पहले भी होता। और इन एनी सिचुएशन अगर उससे पहले भी होता है तो हम 2 वीकली क्लासेस की बजाय 3 वीकली ले लेंगे और हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी केसेस। हाँ सही। तो ये प्रीमियम वाइवा एंड टोक्स का जो है प्लानर है, ठीक है। 2 वीकली इंटरेक्टिव जूम क्लासेस होगी इसमें। उसके बाद ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। ये अबाउट सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं इनके। बेसिक वाइवा सेशन 6000 है, ठीक है। और इफ यू आर विलिंग टू अटेंड एडवांस ओनली देन इट इज 8। इफ यू आर वांट टू सब्सक्राइब बोथ तो फिर इसमें इंस्टेड ऑफ 14 आपको डिस्काउंट भी है, 12500 हो जाएगा। अच्छा ये है जनाब टोक्स का ना। टोक्स आर ऑलवेज माय फेवरेट। अभी मेरी रिसेंटली जितने भी पास पेपर्स हैं आईएमएम के, एफसीपीएस के, एमसीपीएस के पिछले 5 साल के 2016 से लेके 2020 के, वो उनकी बुक भी मेरी अवेलेबल हो गई है। तो बुक भी अवेलेबल है और साथ मेजर मॉड्यूल्स कैसे कवर करने हैं, काउंसलिंग, प्रोटोकॉल राइटिंग, लेबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैटरनल मेडिसिन, फीटल मेडिसिन, बायोस्टैट कैसे ऑडिट करना है, रिसर्च कैसे करनी है, ऑन्कोलॉजी, मोलर, यूरोगाइनी, उसके ग्राफ्स की इंटरप्रिटेशन या इंस्ट्रूमेंट्स की अप्रोच, इनके जो हैं रिकॉर्डेड सेशंस हैं। इसके अलावा एफसीपीएस के जो पास्ट टॉक्स पेपर हैं 2016 से 2020 तक के, इनके वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। और एमसीपीएस के भी ऐसे ही हैं और आईएमएम के भी ऐसे हैं। और हमेशा मैं एफसीपीएस, एमसीपीएस, आईएमएम तीनों टॉक स्टेशंस करवाती हूँ एफसीपीएस के लिए, क्योंकि फॉर एफसीपीएस जो है कुछ भी आ सकता है। आईएमएम के लिए मैं सिर्फ एमसीपीएस और आईएमएम के टॉक्स करवाती हूँ, क्योंकि दोनों का 2 ईयर डिग्री प्लान है। तो जब आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको मेजर मॉड्यूल और ये सारे 33 पास्ट पेपर्स हैं ये कंप्लीट करवाए जाएंगे। और इफ़ यू आर ज्वाइनिंग बोथ कोर्सेज, मतलब प्रीमियम टॉक्स भी ले रही है और वाइवा भी ले रही है, तो फिर जो बुक है उसकी हार्ड कॉपी आपको क्या कहते हैं वो होटलों में जो नहीं मिलते कॉम्प्लीमेंट्री सलाद, उसकी तरह मिल जाएगी, ठीक है, फ्री में। तो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर फॉर डिटेल्स। टॉक्स की जो प्रीमियम सेशन की जो फीस है, जिसमें आपको तीनों आईएमएम, एमसीपीएस, एफसीपीएस के पेपर्स और मेजर मॉड्यूल कवर होंगे, उसकी फीस जो है वो 8500 है। अगर आप दोनों लेते हैं तो फिर मजीद डिस्काउंट है। और हार्ड कॉपी दोनों के केसेस में फ्री है। अगर आप हार्ड कॉपी ही लेना चाहते हो और यू डोंट वांट एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड एनी कोर्स, तो वो भी अवेलेबल है। पहले ये होता था कि सिर्फ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी होती थी, बट नाउ दे कैन बाय सेपरेटली। तो ये था अबाउट प्रीमियम कोर्सेज। अब हम करेंगे हाइपरटेंशन। अभी है दम खम या ब्रेक दे दूं? कंटिन्यू करें मैम। कंटिन्यू करिए डॉक्टर हीरा। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम, वाइवा की बुक्स मैम ऑप्स की वो मतलब मिल जाएंगी? वो भी हम मतलब साथ ही फीस के साथ हम लोग यानी ऑनलाइन कर दें। हेलो।
हेलो, उसमें आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को भी नहीं आ रहा शायद। हेलो, डॉक्टर ने अभी क्लास स्टार्ट किया, पहले बहुत देर हो गई है। नहीं भाई, देर तो हो गई है, लेकिन अब हम सेकेंड हाफ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास का।